ओवैसी के गढ़ में भगवाधारी योगी। ओवैसी के गढ़ में योगी की हिंदुत्व ललकार। ओवैसी के गढ़ में योगी की दिखी शक्ति पूजा। ओवैसी के गढ़ में क्या बड़ा करेंगे योगी। नमस्कार। इस वक्त ओवैसी का गढ़ यानी कि हैदराबाद मिशन दक्षिण का ग्राउंड बना हुआ है, या फिर यूं कहें कि हैदराबाद से योगी की हुंकार भगवा लहराने को तैयार है। देश में कमाल और दुनिया में धमाल मचाने वाले पीएम मोदी भी दक्षिण में बीजेपी को मजबूत नहीं कर पाए। आंकड़े ये बताते हैं कि दक्षिण भारत पर बीजेपी की पकड़ अब तक कितनी कमजोर रही। 18 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी को महज 1 सीट मिली। 19 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। बात अगर तमिलनाडु की करें तो यहां 4 सीटें जीती, तो वहीं केरल में एक भी सीट नहीं जीत पाए। लेकिन अब इस कमल को खिलाने का काम करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शक्ति की भक्ति से न सिर्फ ओवैसी के किले को ढहाएंगे, बल्कि दक्षिण भारत में बीजेपी की जड़ों को भी मजबूत करेंगे। हैदराबाद में बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई, जिसमें पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता नजर आए। और इस बीच जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ओवैसी के गढ़ हैदराबाद पहुंचे तो कट्टरपंथियों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि योगी जी आए तो यहाँ थे कार्यकारिणी बैठक में हिस्सा लेने। इसके अलावा जब उन्होंने हैदराबाद के भाग्यलक्ष्मी मंदिर का रुख किया, फिर तो सियासी गलियारों में हलचल सी मच गई, क्योंकि ये वही भाग्यलक्ष्मी मंदिर है जिसके नाम पर योगी आदित्यनाथ हैदराबाद का नामकरण करवाने की ख्वाहिश जता चुके हैं। जी हाँ, हैदराबाद के चार मीनार से सटा शक्ति का ये धाम असाधारण है। 8000 साल पुराना माता लक्ष्मी का ये मंदिर है, जिसकी गर्भगृह की स्वर चार मीनार की ही दीवार है और इसलिए विवादों में हमेशा रहती है। ऐसा आरोप लगता रहा है कि पहले मंदिर का निर्माण किया गया था और बाद में चार मीनार संपत्ति पर ही अतिक्रमण कर लिया गया। अब एएसआई ने रिकॉर्ड में यह भी कहा गया कि परिसर से सटे इस मंदिर जैसी संरचनाओं के कारण चार मीनार यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में अपना नामांकन नहीं करा पाई। हालांकि हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि ये मंदिर चार मीनार जितना ही पुराना है और इसके बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं मिलती कि ये मंदिर कब बना और इसे किसने बनाया। लेकिन मंदिर के पुजारियों का दावा है कि ये मंदिर करीब 800 साल पुराना है। 4 पीढ़ियों से भाग्यलक्ष्मी मंदिर की पूजा करते आ रहे पुजारियों की माने तो मंदिर के स्थान पर पहले एक पत्थर हुआ करता था जिस पर देवी की तस्वीर थी, इसलिए सालों से श्रद्धालु उस पत्थर को देवी मानते हुए उसकी पूजा करते आ रहे थे। भाग्यलक्ष्मी मंदिर के बाहर से ही देवी के चरणों में चांदी के 2 आभूषण दिखाई देते हैं, जिनके पीछे उस पत्थर की झलक दिखाई देती है जो टूट गया है। क्योंकि टूटे पत्थर की पूजा नहीं की जा सकती और इसलिए वहां एक तस्वीर रख दी गई और बाद में वहां पर एक प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई। तो जब योगी आदित्यनाथ मां भाग्यलक्ष्मी के दरबार में पहुंचे तो मीडिया की सुर्खियों में आ गए। यहाँ उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मंदिर प्रबंधन की ओर से सीएम योगी को मां की एक तस्वीर भी भेंट की गई। योगी की उपस्थिति में मंदिर परिसर में माता के जमकर जयकारे भी लगे। अब राजनीतिक पंडितों की माने तो मां भाग्यलक्ष्मी के दरबार से ही बीजेपी दक्षिण भारतीय राज्य में एंट्री करना चाहती है। मां भाग्यलक्ष्मी के दरबार में योगी को देख हिंदू संगठनों ने फिर से हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने की मांग उठाई है। तो मुख्यमंत्री योगी ने तो देखिए मां भाग्यलक्ष्मी का आशीर्वाद ले लिया है, लेकिन क्या उनकी ये भक्ति दक्षिण भारत में कमल खिला पाएगी? क्योंकि देखिए 2020 में हुए हैदराबाद निकाय चुनाव में उन्होंने जबरदस्त प्रचार किया था, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ और 47 सीटों पर भगवा लहराते हुए मेयर के पद पर कब्जा जमाया। लेकिन अब आगे क्या? ओवैसी के रहते क्या योगी हैदराबाद समेत दक्षिण भारत में बीजेपी को जीत दिला पाएंगे? इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। साथियों, एंटरप्रेन्योरशिप में ये इंक्लूसिवनेस, ये आर्थिक समावेश ही सही मायने में सामाजिक न्याय है। क्या आपने कभी सोचा था कि रेहड़ी, ठेले, पटरी पर अपना छोटा सा काम करने वाले साथियों को बैंकों से ऋण मिलेगा? मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं जी, जिस बैंक मैनेजर के घर में सालों से जो सब्जी पहुंचाता होगा, सालों से अखबार उनके यहां डालता होगा, उसको भी शायद उस बैंक वाले ने कभी लोन नहीं दिया होगा, क्योंकि
इसका मतलब ये नहीं कि उसका अविश्वास था, उसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ मिले लेकिन एक ऐसी सोच का दायरा बन गया था कि इसके बाहर नहीं निकल सकते। आज वो रेडी पटरी वाले बैंक के दरवाजे पर जाके खड़े रहते हैं, बिना गारंटी पैसा दिया जाता है उनको। और इस स्कीम का नाम है स्वनिधि। आज पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाखों ऐसे साथियों को सिर्फ ऋण ही नहीं मिल रहा, बल्कि उनके छोटे कारोबार को बड़ा करने का रास्ता भी मिला है। हमारे जो साथी गांव से शहर आते हैं, सरकार इनको एक साथी की तरह सपोर्ट कर रही है और ये मेहनत करके अपने परिवार को गरीबी के कुचक्र से बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी, अगर मैं आपको कहूं कि आप डिजिटल पेमेंट कीजिए, तो आप 50 बार सोचेंगे, डिजिटल पेमेंट करूंगा तो रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड बनेगा तो मोदी देखेगा, मोदी देखेगा तो किसी इनकम टैक्स वाले को भेजेगा, इसलिए डिजिटल नहीं करूंगा। आपको खुशी होगी, सब्जी दूध बेचने वाले मेरे ठेले वाले डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। और मैं मानता हूं दोस्तों, इस प्रगति में हमें शरीक होना है, इस प्रगति का आपको नेतृत्व करना है। आगे आइए दोस्तों, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। यही सच्ची प्रगति है, यही सही विकास है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर से जुड़े अपने हर भाई बहन को ये विश्वास दिलाता हूं, सरकार आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीतियां बनाने के लिए तैयार है, निर्णय करने के लिए तैयार है और प्रोएक्टिवली आपका हाथ पकड़ के चलने के लिए तैयार है। आप आगे आइए दोस्तों। उद्यमी की हर सिद्धि, और मुझे उसमें कोई दुविधा नहीं है, आत्मनिर्भर भारत की प्राण शक्ति इसी में है दोस्तों, आप ही में है, आपके पुरुषार्थ में है। और मेरा देश के एमएसएमई सेक्टर पे, आप सब पर, देश की युवा पीढ़ी में, और विशेष करके हमारी बेटियां जो साहस के साथ आगे रही है, उन पर मेरा भरोसा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि देश अपने सारे सपनों को अपनी आंखों के सामने सिद्ध होते हुए देखने वाला है।